प्रोग्राम बदे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें सुनने वाला 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलहदा हो गए। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को ठिकाने ना लगाया जाए तब तक मैं किसी बेंच में नहीं बैठ सकता, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वाजे कर दिया। दूसरी जानिब मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत का आंखों देखा अहवाल जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के नामवर सहाफ़ी हसनात मलिक और हमारे अपने रिपोर्टर सैयद सबीउल हसनैन हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा बात करेंगे फ्रांस मालियाती कॉन्फ्रेंस, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत कई आलमी लीडर से मुलाकातें, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी अहम मुलाकात, मुल्क की मौजूदा इक़्तिसादी और मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। क्या शहबाज शरीफ की आलमी कॉन्फ्रेंस में अहम ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें मुल्क को मौजूदा माशी बहरान से निजात दिलाने में कोई मदद देंगी? शहबाज शरीफ की दौरे फ्रांस पर बात करेंगे। सफारती उमूर कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हसनात मलिक साहब, उनको वेलकम करेंगे। क्लासेस साहब अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आज मौजूद नहीं हैं। हसनात मलिक साहब को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम हसनात साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा हसनात मलिक साहब, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं सबीउल हसनैन। अगर आप इजाज़त दें तो पहले उनसे थोड़े डिटेल्स ले लेते हैं, क्योंकि आज जो पूरा ये अहम तरीन समाअत हुई और जो इसमें दिलचस्प मराहिल आए, बेंच टूट गया, बेंच बना, इस सारी डिटेल्स को ज़रा जो उन्होंने खुद देखा है आज होते हुए उनसे बात करते हैं और फिर उसके बाद आपका तबसरा इसके ऊपर लेते हैं। सबीउल हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सभी। जी वालेकुम। अच्छा सभी, आज की जो ये अहम तरीन समाअत हुई इसकी जरा डिटेल्स बताइए, क्या हुआ? जी बिल्कुल, आज समाअत के से पहले मैं अभी तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है। आज की समाअत से अदालतों के क़याम के खिलाफ जो फौजी अदालतों के क़याम के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उन पर तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है। आज की समाअत का नोटिस इशू किए गए हैं तमाम फरीकैन को और रिकॉर्ड तलब किया है कि 9 मई या उसके बाद के जो गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने अफराद गिरफ्तार हुए हैं और कितने सिविल और मिलिट्री हुकाम की तहवील में हैं, इन अफराद में कितने खवातीन हैं और कितने बच्चे हैं और इसके साथ साथ कितने वकला और सहाफ़ी भी हुकाम की तहवील में। आज हकीकी मानों में एक अनप्रेसिडेंटेड मनाजिर देखने को मिले। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइसा और चीफ जस्टिस के माबैन जो इख्तलाफात थे उनका एक फुल डिस्प्ले नजर आया। तकरीबन 15 से 20 मिनट जस्टिस ईसा ऑब्जर्वेशंस देते रहे, लेकिन चीफ जस्टिस विजुअली परेशान तो थे, मगर उन्होंने ये क्रेडिट उनका बनता है कि उन्होंने बड़े तहम्मुल पैरा किया और तमाम बातें सुनी। एक वक्त ऐसा आया कि जस्टिस ईसा उठकर जाने लगे तो चीफ जस्टिस ने उन्हें रोका। जस्टिस ईसा का कहना था कि अगर वकला ने उनके बेंच पे बैठने पर मजीद इसरार किया तो वो वॉकआउट कर देंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनको रोके रखा। तकरीबन 1 से 2 मिनट वो खड़े रहे, बेंच सारा बैठा रहा, लेकिन वो खड़े रहे। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त गुजारों के वकला से बात की और कहा कि हम आपके केस का कोई हल निकालते हैं। सरदार लतीफ खोसा जो बैरिस्टर वकील हैं, जब बेंच आया तो उन्होंने रोस्टम पर आकर कहा कि देखकर खुशी हुई, तो इस पर चीफ जस्टिस ईसा ने उन्हें टोक दिया बात करने से और कहा कि ये बातें आप बाहर जाके करें, ये सुप्रीम कोर्ट है, सियासी फोरम नहीं। जस्टिस ईसा ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर आया और कहा कि ऑब्जर्वेशन करना चाहता हूँ। उनके सामने एक नोट था, वो नोट पढ़कर सुना रहे थे। बेसिकली उनका ये कहना था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे जब तक फैसला नहीं आता तो बेंच की तश्कील जो है वो गैर कानूनी है। जस्टिस ईसा ने कहा कि मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मई के महीने से चैम्बर वर्क कर रहा हूँ। उन्होंने हवाला दिया चीफ जस्टिस से जो उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई तो उसका, और वो कहा कि मुझसे पूछा गया कि आप चैम्बर वर्क करेंगे या केसेस की समाअत करेंगे, तो मैंने चैम्बर वर्क करना ही मुनासिब समझा क्योंकि मैंने हलफ उठाया हुआ है। जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के वजूद में जी हेलो जी 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 जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के वजूद में आने से पहले ही अभी कानून साजी का अमल चल रहा था कि 8 रुकनी बेंच ने मुअत्तल कर दिया और आज तक उसकी तारीख नहीं आई। कुछ समातों के बाद आज तक उसकी तारीख नहीं आई। यूं पार्लियामेंट की जो कानून साजी है उसको गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुअत्तल नहीं करना चाहिए।
इस पे फैसला करना चाहिए था। तकनीकी और कानूनी बुनियादों पर जो है तो जस्टिस ईसा ने अपनी तनकीदी रिमार्क दिए। सिर्फ एक बार चीफ जस्टिस को ऐसा लगा कि बराह रास्त उन्होंने निशाना बनाया जब उन्होंने कहा कि मैंने एक अस्पुत नोटिस केस की समाअत कर रहा था, 3 रुकनी वो बेंच था, उसमें मैंने अपना हुक्म दिखवाया कि जब तक रूल्स 184(3) के नहीं बन जाते तो ये केस नहीं सुना जा सकता। लेकिन उसके बाद ताज्जुब हुआ ये देख कर कि रजिस्ट्रार ने 31 मार्च को एक सर्कुलर जारी। ठीक है, सभी हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ भी चलते हैं। हसनात साहब ये बताइए, जो डिटेल सभी बता रहे हैं आज की समाअत की और कह रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड कुछ वाकयात हुए जिस तरह से ये प्रोसीड करती रही, जजेस के दरमियान इख्तलाफात देखते हैं एक बार फिर नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? जी, ये तो इख्तलाफात काफी अरसे से चल रहे हैं और आज जो जिस तरह सभी हसनैन कह रहे थे कि डिस्प्ले था कि पहली दफा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस सरदार तारिक को अपने साथ किसी लार्जर बेंच में साथ बिठाया। हाई प्रोफाइल केस था, लेकिन जो एक सोच थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो इख्तलाफात हैं क्या खत्म हो जाएंगे, यूनिटी आएगी, लेकिन आज की एपिसोड के बाद बज़ाहिर लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो तकसीम इसी तरह ही रहेगी, कम से कम सितंबर तक तो जारी इसी तरह ही तकसीम रहेगी। और अगर ये बेंच जो है वो बनाने से पहले चीफ जस्टिस साहब थोड़ी मुशावरत कर लेते और कंसेंसस इवाल्व करते और जो वजह थी जिसकी वजह से जस्टिस काजी फैसल 3 महीने से बेंच का हिस्सा नहीं है, उस वजह को एड्रेस कर लेते तो मे भी मसला हल हो जाता। दूसरी तरफ जस्टिस काजी फैसल भी जो है वो इतना सख्त मौक़िफ़ उनका नहीं होना चाहिए था कि जी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अगर वो ठीक है, फैसला एक गलत है, लेकिन अब एक फैसला है जो है वो 8 जजेस का, अब उस फैसले से आप जो है वो इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो है कि जी बेंच का हिस्सा न होना, ये भी मेरा ख्याल है कि बड़ी सख्त मौक़िफ़ है। जब आप अगर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 15 जजेस हैं, 14 जजेस जो हैं वो उस फैसले की सस्पेंशन के बाद वो बेंचेस का हिस्सा हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो है बैलेंस सुप्रीम कोर्ट में लॉस हो चुका है जजेस की तरफ से, और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जहाँ तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, उन्होंने भी अपने पूरा टेनोर में जो सुप्रीम कोर्ट चलाई वो अपने लाइक माइंडेड हम ख्याल जजेस से ही चलाई, और जस्टिस काजी फैसल का जो मौक़िफ़ था मे भी वो ठीक हो मौक़िफ़, लेकिन एक फैसला है सस्पेंशन का कि जी वो जो कानून है वो सस्पेंड हो गया, जिसमें कमेटी बननी थी और कमेटी में 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस वो बेंचेस की कंपोजिशन और केसेस की फिक्सेशन करते। अब वो कानून सस्पेंड है, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी इतना सख्त मौक़िफ़ नहीं रखना चाहिए था, लेकिन अब उस मौक़िफ़ में उनके लिए मुश्किल था कि वो इस बेंच का हिस्सा होते। तो मेरा ख्याल है कि जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो इख्तलाफात हैं वो उसी तरह ही जारी रहेंगे, और जो जस्टिस काजी फैसल ने बातें की वो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड थी। जो कुछ उनके साथ हुआ वो मे भी जायज भी, यानी वो उनकी बातें जायज थी, जो जिस तरीके से रजिस्ट्रार के जरिए उनका ऑर्डर डिस्कार्ड किया गया। इस पे अगर एक ये नुक्ता भी देख लें कि उन्होंने कहा, जिस तरह से उनके रिवाज से उन्होंने कहा कि मुझे ताज्जुब हुआ कि कल रात 8 बजे कॉज लिस्ट में मेरा नाम था, तो ये भी एक तासुर लिया जाए कि जो सीजे का नोटिफिकेशन आया उसके बाद इनका नाम बेंच पे डाला गया। जी, बज़ाहिर तो यही लग रहा है। असल वजह ये थी कि पिटिशनर के वकील और खुद पिटिशनर चौधरी एतजाज हसन वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मिले और उनकी रिक्वेस्ट थी कि फुल कोर्ट बनाई जाए। तो जो अवेलेबल जजेस थे, गालिबन चीफ जस्टिस साहब ने सीनियरिटी में 7 सीनियर मोस्ट जजेस को बेंच का हिस्सा बनाया, लेकिन जब जस्टिस काजी फैसल 3 महीने से किसी बेंच का हिस्सा नहीं है और वजह भी आपको मालूम है, तो ये मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज ये होगा, लेकिन उसका नुकसान पूरे इंस्टीट्यूशन को हुआ, जस्टिस काजी फैसल को हुआ, और चीफ जस्टिस साहब पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो कानून है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसका में जो जस्टिस काजी फैसल कह रहे हैं कि या उस कानून को रिजेक्ट कर दें या आप उसको उस कानून को इंडोर्स कर दें, जो भी है फाइनल फैसला करें। तो उस हवाले से भी बात हो रही है कि चीफ जस्टिस साहब को भी उस केस को जल्दी लगा के उसका फैसला करना चाहिए।
तो मेरा ख्याल है कि हर एक को अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा। बजाय ये लग रहा है कि ये अब नहीं है, और जिस तरीके से हुकूमत ने भी इस सिचुएशन को पूरा फायदा उठाया, और जिस तरह उन्होंने भी नोटिफिकेशन जारी किया चीफ जस्टिस नेक्स्ट जस्टिस काजी फैसला का 3 महीने पहले, ये भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड एक मूव थी। अच्छा हसनात, जिस तरह से हमने माजी में देखा है कि ऐसे मामला में स्टे दे दिया जाता है, तो आज हमने देखा स्टे नहीं, अब जब भी पॉसिबल इसकी हो सकेगी हेयरिंग, उसमें क्या इम्कान है कि इस पे स्टे दे दिया जाएगा? जो कल की समाअत है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें हो भी सकता है कि स्टे जारी हो जाए, लेकिन आज जो हमने देखा कि जो 7 जजेस थे उनके जो कंसर्न थे प्रोसीजर पे, जिस तरीके से केसेस ATC से मिलिट्री कोर्ट ट्रांसफर किए गए, वो बजाय ये लग रहा था कि जजेस का व्यू यूनानिमस है, और उनके जो है वो कंसर्न जो थे वो थे इस मामले में। तो देखना होगा कि अगर वो ये देख रहे हैं कि प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो नहीं हुआ, तो वो फाइनल फैसले तक स्टे दे सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि हम अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे पहले, तो मे भी कल अटॉर्नी जनरल को पहले सुने और उसके बाद कोई ऑर्डर जारी करें। लिए भी लग रहा है कि हुकूमत जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो भी ठीक है इस मामले में लेके जा रही है, लेकिन उनको भी वो भी चाह रहे हैं कि ये जो ट्रायल हैं ये हमारे टेन्योर खत्म होने के बाद शुरू हो, क्योंकि कानून में इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज मेंशन है कि जी जो भी मिलिट्री तंसीबात पे हमला करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मिलिट्री कोर्ट में सजा यानी उनके केस चलेंगे। लेकिन बजाय ये लग रहा है कि सिविलियन गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज वो नहीं चाहती कि ये जो है ये चीजें जो है वो उनके टेन्योर में हो। सही है। और ये भी बताइए कि जिस तरह से आज गिरफ्तार लोगों की लिस्टें भी मांगी गई, तो ये एक लग नहीं रहा कि ये मामला कोई नॉन सीरियसली टैकल किया जा रहा है। द सीरियसनेस और द अमाउंट ऑफ सीरियसनेस वो काफ़ी हद तक मौजूद है। तो क्या लगता है कि ये मामला किसी तरह से भी न्यूट्रलाइज हो पाएगा, या ये इसी तरह से स्पीड अप होकर चलेगा और एंड तक पहुंचेगा? नहीं, हम ये हमने देखा कि मार्शल लॉ में भी फौजी अदालतों को इंडोर्स नहीं किया सुपीरियर जुडिशरी ने, और ये बड़ा मुश्किल है। एक वजह ये भी है कि फिर लोग यही कहेंगे कि ये फिर इसका मतलब ये है कि ये इस जो सिविलियन अदालतों का ये फेलियर है जिसकी वजह से मामला उधर जा रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी के जरिए जब 21वीं तरमीम में टेररिस्ट को की सजा हुई फौजी अदालतों में, वो भी हमने देखा कि उनका जुडिशियल रिव्यू किया गया, हाई कोर्ट में बहुत सी सजाएं सस्पेंड हुई। तो ये जो है वो सीरियसनेस नजर आ रही है, और वकला जो है वो तकरीबन उनकी ओपिनियन भी यूनानिमस है। अब देखना होगा कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इसको कैसे काउंटर करती है। कल उस हवाले से चीजें मजीद वाज़ेह होंगी कि उनका क्या मौक़िफ़। और ये भी बताइए हसनात साहब कि पिटीशन से मामला ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये ज़्यादा आईनी से ज़्यादा ये सियासी मसला है, ये तासुर ठीक है? देखिए, आईनी तो है, अगर सियासी तो ये है कि क्योंकि एक सियासी जमात के लोग इसमें शामिल हैं तो वो सियासी तो बनेगा, लेकिन कानूनी भी है, क्योंकि जिस तरह आज बताया गया कि जी जो प्रोसीजर है, जिस तरह एक ATC में दरख्वास्त जाती है या एक ब्रांच की तरफ से कि ये केसेस ट्रांसफर करें, तो उसमें स्पीकिंग ऑर्डर पास करना होता है जज साहब ने कि हाँ जी हम इस केस को ट्रांसफर कर रहे हैं। उस तरह का ऑर्डर नहीं है। फिर जो वकील है एक्यूज का वो अवेलेबल नहीं था, प्रेमिसेस कौन सी हैं, कहाँ केसेस चलाए गए वो नहीं पता। तो ये बहुत सी चीजें आज चीफ जस्टिस साहब ने भी हाईलाइट की हैं। तो ये ड्यू प्रोसेस आर्टिकल 10 है, तो ये भी जो है ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं। इस हवाले से जो है वो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल जो राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से भी कंसर्न है। तो अदालतें जो है वो इन चीजों को ओवरलुक नहीं कर सकती। अच्छा, ये भी बताइए हसनात साहब कि ये जो तमाम तर मामला चल रहा है और जिस तरफ जा रहा है, और अगर फौजी अदालतें इसमें कोई ट्रायल होता है सक्सेसफुली और वो कोई ऑर्डर करती हैं, तो जो सिविलियन अदालतें हैं वो इसमें इंटरवेंशन कर सकती हैं किसी स्टेज पर, और अगर वो इंटरवेंशन करती हैं तो वो फिर वो किस स्पिरिट में जाएगी? देखिए, इंटरवेंशन तो स्टार्ट हो गई आज से, जब जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई और प्रोसीजर पे सवालात उठे हैं, और ये एक मामला है 184(3) में, जिस वक्त वंस फॉर ऑल वो कह सकते हैं कि नहीं इन केसेस को चलाएं,
टेररिज्म कोड से। ये भी बड़ी मजे की बात है कि सजाएं जो हैं वो 80C में ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू फौजी अदालतों के। आज जजेस की तरफ से ये भी सवाल था कि जी ये बड़ा अजीब है कि जी जो सजाएं हैं, जो कन्विक्शन सेंटेंसेस, वो इसमें 80C एंटी टेररिज्म कोड में ज्यादा हैं और फौजी अदालतों में यानी वो सजाओं की जो क्वांटम है वो कम है। तो अब ये एक तो लॉ ले डाउन और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट एक अपनी जजमेंट देगी। फिर ये है कि इंडिविजुअली जो जजेस जो जिन एक्यूज के खिलाफ फैसले होंगे वो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हुकूमत का भी ये मौक़िफ़ है कि हमने ये इंश्योर कराना है कि जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार नहीं होगा तो ये बड़ा बहुत ज्यादा जो है वो सवालात उठेंगे सजाओं पे, पूरे प्रोसेस पे। अपीलों का हक भी तो मौजूद होगा ना? अपीलों का हक भी तो मौजूद होगा ना? वैसे जो केसेस होते हैं फौजी अदालतों से, उनमें अपीलों के हक अपील का हक नहीं होता, रिट में चैलेंज किया जाता है। आर्टिकल 199 के जरिए तो हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाती है। अपील उस तरह नहीं होती। तो देखें इस मामले को किस तरीके से अब डील करती है हुकूमत, क्योंकि हुकूमत का ये है कि हम जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार देंगे। जुडिशियल रिव्यू जो 199 में रिट के जरिए होता है वो बड़ा स्कोप लिमिटेड होता है। तो अब इस हवाले से भी अदालत देखेगी इस मामले को। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं हसनात साहब? देखिए इस हवाले से एक रियलाइजेशन सुप्रीम कोर्ट में है कि ये कमेटी जो 184(3) के केसेस के हवाले से ये जरूरी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी ये समझते हैं कि जो सो मोटो के इख्तियार है इसमें बैलेंस करने की जरूरत है। हुकूमत भी ये कह रही है कि जी कुछ जो कानून है, जो रिव्यू के हवाले से कानून और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो कानून है इसमें ओवरलैपिंग है। हमें टाइम दिया जाए कि हम इन ओवरलैपिंग जो शिकें जुड़ी हुई हैं इस हवाले से जो वो दोबारा इनको रिव्यू करें पार्लियामेंट में। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो काम करेगी उसमें जो सो मोटो केसेस हैं वो उनको कंसिडर किया जाएगा, उसमें बेंचेस की कंपोजिशन और केसेस की फिक्सेशन। बाकी जो मामलात हैं जो ऑर्डिनरी केसेस हैं उसमें चीफ जस्टिस का ही इख्तियार होगा कि बेंच कौन सा होगा और केसेस की फिक्सेशन क्या होगी। ठीक है हसनात साहब, कमिंग बैक टू ये जो फौजी अदालतों वाला मामला है इसके ऊपर अगर आएँ तो ये जो गिरफ्तारियां इस ज़िम्मन में हुई हुई हैं, अगर स्टे ऑर्डर आ जाता है और इस तरह का कोई डिलेइंग चीज़ हो जाती है तो जो लोग गिरफ्तार हुए हुए हैं वो क्या इसी तरह से जेलों में ही रहेंगे या उनकी जमानतें हो पाएंगी? देखिए आज ये बात जस्टिस मंसूर अली शाह ने की कि जी कितने लोगों ने जमानतें अप्लाई की, किनको हो गई बेल मिली, तो उसका जवाब लतीफ खोसा साहब ने दिया कि जी कोई किसी को भी बेल नहीं हुई। तो ये मामला है कि क्योंकि वो कहते हैं कि हमें ये भी जो अक्यूज की फैमिलीज हैं उनको नहीं पता कि उनके लोग कहाँ डिटेन हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं। जमानतों के हवाले से भी बड़ा मुश्किल है कि जो ट्रायल आपका फौजी अदालतों में चल रहा हो तो उसमें जमानतें हों। तो बड़ा यानी इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीजों को देखेगी और कल अगर कोई इंटरम ऑर्डर आता है और इसके बाद मामला आता है तो उसमें ये सारी चीजें जो है वो कंसिडर की जाएंगी। अच्छा, ये केस आपको क्या लगता है कि डेली बेसिस पे चलेगा और एक इस तरीके से चलेगा कि जल्दी ये कंक्लूजन की तरफ जा सके? देखिए अभी तो बज़ाहिर लग रहा है कि जो आज चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कहा कि अब समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, कुछ जजेस अवेलेबल नहीं है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि कल की हियरिंग में इम्पोर्टेंट होगी, उसमें मे भी कोई स्टे भी जारी हो जाए। उसके बाद हियरिंग जो है वो फिर अवेलेबिलिटी जजेस की देखी जाएगी, उसके बाद स्टार्ट होगी। बहुत से लोगों का ये था कि जी अब ये मैटर जो है वो सितंबर के बाद जब समर वेकेशन खत्म होगी और मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे तो अगले चीफ जस्टिस के दौर में होगा। लेकिन लग ये रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी वो अपने टेन्योर में उनकी ख्वाहिश होगी कि इतना बड़ा जो मामला है सिविल लिबर्टीज का वो अपने टेन्योर में करके इसका फैसला वो रिटायर हो और वो उनकी लेगेसी ये बने कि सिविल लिबर्टीज का जब ये इस किस्म का मामला आया तो उन्होंने जो है वो फैसला दिया। आज भी उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी दी है जो पहली दफा उन्होंने जो है वो
हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को एड्रेस करके कहा कि जी जो वकला को हरासा किया जा रहा है, जर्नलिस्ट को जो है वो जो डिटेन किया जा रहा है उनको फ्री करें, आज़ाद करें। तो इस हवाले से जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी तो वो ऐसा लग रहा है कि वो इन मामला को देख के कोई ना कोई फैसला करके जो वो उसके बाद ही उनकी रिटायरमेंट हो। अच्छा, और ये चीफ जस्टिस अगर बन जाते हैं काजी फाइज ईसा साहब, जो कि उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, उसके बाद ये जो जुडिशरी में एक वाज़ेह डिवाइड है, जो हम जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस अभी हमने देखे हैं उसमें मजीद उभर के सामने आता रहा है, इस डिवाइड को कम होता देख रहे हैं? उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे जजेस के दरमियान? देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज होगा जस्टिस काजी फाइजा के लिए भी, खासकर कुछ वो जजेस जो मौजूदा चीफ जस्टिस मौलाना साहब बंदयाल या साबिक में दौर, खासकर साकिब निसार साहब के दौर में जो है वो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल केसेस जिन्होंने डिसाइड किए हैं, बड़े बेंचेस का हिस्सा रहे हैं, तो वो जजेस के साथ वो उनका क्या बर्ताव होगा, किस तरीके से डीलिंग होगी, ये उनके लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है। क्योंकि अब बज़ाहिर ये लगता है कि इख्लाफात बहुत ज्यादा हैं, तो उनके लिए, लेकिन उनका ये जो सोच है कि जी चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट होना चाहिए और कमेटी बननी चाहिए, ये मेरा ख्याल है कि जो है उसको हर कोई वेलकम कह रहा है। क्योंकि जो चीफ जस्टिस का बहुत बड़ा तवाबदीदी इख्तियार था कि केसेस की फिक्सेशन वाला और बेंचेस की कंपोजिशन, इससे हमने देखा कि जो है वो पॉलिटिक्स को पूरी शेप दी और फैसलों से फैसला पहले कर लिया जाता था, बेंच बाद में बनता था, अपने लाइक माइंडेड जजेस को बिठा के फैसले किए जाते थे। तो ये अगर कमेटी फैसला करे और इस तरह मामला ट्रांसपेरेंसी लाई जाए तो ये अच्छी बात है और इसको अप्रिशिएट किया जाएगा। और मेरा ख्याल है कि वो जब ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और कुछ रिफॉर्म करेंगे तो लग ये रहा है कि उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, हर तरफ से सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें एक्सक्लूसिवली टाइम दिया और इस अहम तरीन समात पर आपने अपनी हमें एनलाइटन किया अपने व्यूज़ से। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। सबीउल हसनैन भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें अपडेट किया। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मतीन हैदर साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मतीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मतीन हैदर साहब, एपेक्स कमेटी की तश्कील के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त अहम तरीन दौरे फ्रांस पे मौजूद हैं, और ये बताइए कि इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं इन गिवन सर्कमस्टांसेस में, और जो उनकी मुलाकातें हो रही हैं वहाँ पे वो किस अहमियत की हामिल हैं? जी, पहले तो प्रोग्राम में मदद करने का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर हम बिल्कुल हक़ाइक़ और मेरिट के ऊपर बात करें तो ये दौरा जो मौजूदा पाकिस्तान की माशी, सियासी और सफारती सूरत हाल है, जिन चैलेंजेस का पाकिस्तान को इस वक्त सामने है, और ख़ास तौर पर जो माशी चैलेंज है उसके तनाज़ुर में ये दौरा बहुत अहम था। और 3 दिन का बुनियादी तौर पर दौरा था। कल वो पहुंचे थे, आज मेन इवेंट था ग्लोबल फाइनेंस कॉन्फ्रेंस, और जो मुलाकातें वो इंतहाई अहम है। देखिए, एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के साथ आप उसके कई मकासद हासिल करते हैं, और स्पेशली इस्लामाबाद से फ्रांस में पाकिस्तान के सफीर आसिम इफ्तिखार साहब को कहा गया था कि IMF के साथ वज़ीर आज़म मुलाकात करने के बहुत मुतमन्नी हैं, और वो मुलाकात आज हो गई। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ 1-on-1 मुलाकात हुई, और वज़ीर आज़म ने जो IMF की शराइत की प्रोग्राम था उस सब के ऊपर जो पाकिस्तान ने शराइत पूरी की उस हवाले से उन्हें एतमाद में लिया। और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी जो IMF का पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम है उसके ऊपर अपना जो नुक्ता नजर है उससे वज़ीर आज़म को आगाह किया। तो अब तवक्को इस बात की है कि IMF इस हाई प्रोफाइल मुलाकात के बाद जो है वो पाकिस्तान को अपना जो नेगोशिएटेड जो अमाउंट है, जो कर्ज है, वो पाकिस्तान को दे देगा। और इससे पहले 27 मई को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से टेलीफोन पे बात कर चुके हैं। दूसरी 2 इंतहाई अहम मुलाकातें, एक इनके अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ मुलाकात हुई, और उसके साथ साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात हुई,
फ्रांस के सदर इमानुएल के साथ मुलाकात हुई और फ्रांस आपको बताया कि सलामती कौंसिल का भी मुस्तकिल रुकन है, EU का भी इंतहाई जिसे कहते हैं फ्रंट लाइन स्टेट है, इम्पोर्टेंट स्टेट है और ग्लोबल मामलात में फ्रांस का बड़ा असर रसूख है। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ जो हुई उसमें जो सैलाब से मुतासर इलाकों के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से जो वादे किए गए थे वज़ीर आज़म ने उनका उन्हें याद दिलाया कि पाकिस्तान को उन प्लेजेस का उन तमाम तर अमाउंट्स का शिद्दत से इंतजार है, इसलिए कि सैलाब से जो मुतासर इलाके वो वहाँ पे बहाली का काम जो है वो हुकूमत करना चाह रही है। और उसी वजह से आपने देखा कि फंड की अदम फराहमी के बायस जो है कुछ मामलात जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वो गड़बड़ का शिकार है। तो ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जानिब से जो अमाउंट आनी थी वो इंतहाई अहम थी, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ वज़ीर आज़म की इंतहाई अहम मुलाकात रही। और आपको पता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और उसके साथ साथ कुछ और भी मामलात हैं, ईरान सऊदी अरब के दरमियान जो तारीखी मुफाहमत हुई और उसके बाद पाकिस्तान के लिए मशरिक़ वस्ता से क्या अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं, बन सकती हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन, डिप्लोमेटिक सिचुएशन, चीन का रोल इस वक्त जो खित्ते में और आलमी सतह पर बदलती हुई सूरत हाल है, मशरिक़ वस्ता की खासतौर पर जो बदलती हुई सूरत हाल है उसमें MBS के साथ इनका इंतहाई अहम तबादला ख्याल हुआ है। आपको पता है कि सऊदी अरब का खासा असर रसूख करता है और जो इस वक्त पाकिस्तान की माली मुश्किलात हैं उस हवाले से भी तबादला ख्याल किया। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का ये दौरा फ्रांस अगरचे के दो तरफा नहीं था, इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत इनका मुद्दा और मकसद था, उसमें वो कामयाब हुए। जो मुलाकातें हुई हैं वो इंतहाई अहम है और वो आलमी बरादरी को ये भी बावर कराना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, क्योंकि आलमी बरादरी बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे जिसमें वो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के ऊपर सख्त मुतफक्किर हैं। और पहले सफारती ज़रियों से ये पैगाम पहुँचाया जाता रहा कि भाई अपने सियासी तनाज़ात मामलात और ये इमरान खान के साथ जो आपकी फटेबाजी चल रही है इसको हल कीजिए, क्योंकि जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम है बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे पाकिस्तान को ना तो कोई ग्रांट देंगे और ना ही जिसे कहते हैं FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी किस्म का कोई भी मौसी फार्मूला आगे उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा। अच्छा तो मतीन साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि ये एक बहुत अहम मैसेज था जो शहबाज शरीफ देना चाह रहे थे कि वो ये बताएं मुलाकातों के जरिए भी और इस रिप्रेजेंटेशन के जरिए भी कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद है। अब अगर IMF की सिचुएशन को ले ले तो हम क्या ये कह सकते हैं कि इसहाक डार साहब इस फ्रंट पे फेल हो गए, इसी वजह से PM को इंगेज करना पड़ रहा है और ये साइडलाइंस पे उनकी मुलाकात हुई MD IMF के साथ और फिर उस मुलाकातों का जो इम्पैक्ट है, ये जो वो मैसेज देना चाहते हैं, डू यू थिंक इट इज सेंट इफेक्टिवली अक्रॉस? जी बिल्कुल, इसहाक डार साहब ना जब नाकाम हुए बल्कि उनके जो हालिया बयानात थे IMF के बारे में और उनका जो लबो लहजा था वो बहुत सख्त था। वो बाकायदा IMF के पास इसहाक डार साहब के लबो लहजे की उनके बयानात की तमाम तर रिपोर्टिंग पहुंची हुई थी। एक तो IMF पाकिस्तान में जिस वक्त जो सियासी महाजराई जारी है उसके ऊपर उसको सख्त तशवीश थी, इसीलिए उस सियासी महाजराई को अगर आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों से सियासी तनाव में कमी आई है और जो पकड़ दकड़ का सिलसिला था उसमें खासी कमी आई है। तो ये गवर्नमेंट ने कोशिश की है कुछ कि सियासी तनाव में कमी आ सके, मुज़ाकरात हो सके, कोई चीज हो सके इस किस्म का, ताकि बैनुल-अक़वामी बरादरी को पॉजिटिव मैसेज आए। इसहाक डार साहब बिल्कुल IMF के साथ मुलाकातों में मुज़ाकरात में उस प्रोग्राम को फाइनलाइज कराने में वो बुरे तरीके से नाकाम हुए और यही वजह है कि इससे पहले इसहाक डार साहब ने वाशिंगटन जाना था, उनका दौरा मनसूख करवाया गया और दौरा मनसूख कराने के बाद फिर वज़ीर आज़म ने ये देखा जब इन्हें ये फॉरेन ऑफिस ने बताया कि पेरिस में जो बैनुल-अक़वामी मालियाती कॉन्फ्रेंस आ रही है उसमें बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के सरबराह IMF, वर्ल्ड बैंक ये तमाम सरबराहान आएंगे। तो वज़ीर आज़म ने तय किया कि आप
मिशन को वो खुद संभालेंगे, आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें करेंगे। तो ये जो पेरिस का जो दौरा हो गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, ये पाकिस्तान के लिए सफारती एतबार से, माशी एतबार से बहुत अहम अच्छा, है। इसका एक और पहलू है मतीन साहब, वो भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन पहले ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि इसहाक डार साहब है सर्टेनली फेल्ड, तो वो तो बड़े रिएक्टिव भी हो गए हैं। उनसे कोई सवाल करता है कोई सहाफ़ी IMF की डील से मुतालिक तो वो नाराज हो जाते हैं। तो ये उनकी वो क्या है, मतलब इट इज रिजेंटमेंट व्हिच इज कमिंग आउट, वो तो खुश नहीं है कि वो नहीं कर सके इस डील को थ्रू। बिल्कुल, अभी हम एक सियासी डिनर से आ रहे हैं, पॉलिटिकल डिनर से, और हर जगह इस्लामाबाद में इसहाक डार साहब का ये जो इंतहाई जिसे कि हम तो इसे गैर महज़ब रवैया कहेंगे, क्योंकि सवाल किसी किस्म का जो है वो सख्त नहीं था, लबो लहजा सख्त नहीं था सवाल करने वाले साहब शाहिद कुरैशी का, और वो सिर्फ यही बार बार पूछते थे कि IMF के साथ क्या हो रहा है, और वो जिसे कहते हैं अपना टेम्परामेंट को लूज कर गया, और जवाबन उन्होंने उस रिपोर्टर के ऊपर हमला किया जो एक इंतहाई सीनियर सियासतदान और कई मरतबा वज़ीर खजाना रहे हुए और इंतहाई सीनियर आदमी। ये मेच्योरिटी की एज ब्रैकेट होती है जिसमें सब्र तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ा जाता। उन्होंने तमाम तर आदाब इखलाकियात उसका जनाजा निकाल दिया। आज सोशल मीडिया पे हर टेलीविजन चैनल पे ये चीज पहुंची है। अच्छा, एक क्विकली, क्योंकि हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है मतीन साहब, एक सवाल अगर मैं पूछना चाहूँ कि ये जो MBS से मुलाकात है, ये IMF के लिए कोई अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है कि कोई असर रसूख जो है मोहम्मद बिन सलमान IMF के साथ अपना इस्तेमाल कर सकें और पाकिस्तान के लिए मामलात बेहतर हो सकें, ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी है? जी, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, और देखिए MBS की भी अलग से IMF की सरबराह के साथ मुलाकात होनी है, ठीक है, उनकी दीगर रहनुमाओं के साथ। लेकिन अदर देन IMF, MBS बराह रास्त IMF को आप एक तरफ रख दीजिए। जब MBS की आप मुलाकात करते हैं तो वो पाकिस्तान के बारे में इंतहाई मुतफक्किर है, वो डायरेक्ट भी पाकिस्तान की कोई मदद करने का इरादा, ठीक है, वो काफी डोर्स ओपन करते हैं। बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब, आपने हमें वक्त दिया और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।